हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल सही होंगे। तो मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था जिसका नाम था नंबर सिस्टम, और इसमें बहुत सारे टॉपिक कराए थे मैंने जो कि अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। अब आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सीखने से पहले आप इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनका ज्ञान आपको पहले से आना चाहिए। अगर वो ज्ञान आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जो उसके पॉइंट हैं वो पता ही होंगे, तो आप उसको अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक सीखेंगे आप पहले, लेकिन उससे पहले उसके परिचय के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपका लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है और उसमें कौन कौन से दो टॉपिक जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो आपका टॉपिक है उसका नाम है अपवर्त्य। अपवर्त्य जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं मल्टीप्लाई। अपवर्त को आप मल्टीप्लाई बोलते हैं। अपवर्त होता क्या है, मल्टीप्लाई होता क्या है। आपको कोई ना कोई एक संख्या दी होगी और जो उसके गुणज होंगे या मल्टीपल होंगे वो अपवर्त कहलाते हैं। तो अपवर्त की मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सीखेंगे अपवर्त। मल्टीपल होता क्या है। तो मल्टीपल की डेफिनेशन ये होती है, जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या कोई दी हुई संख्या होगी उससे पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है। तो उन संख्याओं को, जो हमें आपको संख्या मिलेंगी, तो उन संख्याओं को मल्टीपल कहा जाता है। तो जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हैं तो उन संख्याओं को मल्टीपल कहा जाता है। या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है, किसी संख्या के जो गुणज होते हैं मल्टीपल होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, अपवर्त बोलते हैं। जैसे मैं 12 के अपवर्त, तो 12 के अपवर्त क्या होंगे। तो 12 के गुणज, तो 12 एकन 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ऐसे आपके बहुत सारे इसके अपवर्त होंगे, गुणज होंगे। अगर मैं लिखूं 15 के गुणज, तो 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पन्ना 75। 15 के अपवर्त आपके ये होंगे। अगर मैं ये कहूँगा 18 के अपवर्त बताइए, 18 के अपवर्त होंगे 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। तो ये आपके 18 के अपवर्त होंगे। अपवर्त निकालने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका होता है, या तो आप टेबल लिखते जाइए, या जो आपको जो संख्या दी होती है उन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 उनका क्रम बाई क्रम गुणा करते जाइए, तो आपको अपवर्त बड़े आसानी तरीके से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो संख्या आई है 12 के जो अपवर्त आए हैं, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 15 के जो अपवर्त है 15 एकन 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पन्ना 75। 18 के जो अपवर्त हैं 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 75, 18 पंजे 90। तो इधर वाली जो सारी की सारी जो संख्या आपको प्राप्त हुई हैं, इधर वाली जो संख्या आपको सारी की सारी संख्या प्राप्त हुई हैं, तो इनको ही आप बोलते हैं क्या, अपवर्त। इन सभी संख्याओं को अपवर्त बोला जाता है।
तो मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या ये वाली संख्या है, किसी दी हुई संख्या आपकी ये हो गई से विभक्त हो जाती हैं, तो इससे इन सबका भाग जा रहा है। 12 का देखो इसमें भाग जा रहा है एक बार, 12 का इसमें 2 बार जा रहा है, 12 का इसमें 3 बार जा रहा है, 12 का इसमें 4 बार जा रहा है, 12 का इसमें 5 बार जा रहा है। तो क्या पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं। तो उन संख्याओं को, कौन सी, ये वाली जो संख्या होती है उनको मल्टीपल कहा जाता है। तो मल्टीपल की आपको अच्छी तरीके से डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो वे संख्या है जो किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभक्त होती हैं, तो उन संख्याओं को अपवर्त कहा जाता है। अब देखिए एलसीएम में आपका एक दूसरा और टॉपिक होता है समापवर्त। ठीक है, तो समापवर्त क्या होगा, उसका नाम होता है इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल। तो समापवर्त की डेफिनेशन क्या होती है, समापवर्त की डेफिनेशन होती है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणजों, कम से कम आपको 2 या संख्या दी होंगी और उनके गुणज होंगे कम से कम 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 6 कितने भी हो सकते हैं। दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणजों या अपवर्तों में उभयनिष्ठ आप जानते हैं, उभयनिष्ठ को आप बोलते हैं कॉमन संख्याओं, जो कॉमन संख्या होती है उनको आपको क्या कहा जाता है, उनको अपवर्त कहा जाता है। कैसे, हाँ, समापवर्त का दूसरा नाम सम अपवर्त भी होता है। सम माने समान, अपवर्त माने कॉमन मल्टीपल। समान कॉमन मल्टीपल जो होते हैं उनको सम अपवर्त भी कहा जाता है। तो समापवर्त को समझने का आप प्रयास करिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 4 दिया है, 4 के आपके अपवर्त क्या होंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, ऐसे ऐसे करके होंगे आपके। और 5 के अगर आप लिखें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 25, डॉट 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 ऐसे करके होंगे। तो समापवर्त क्या होगा, समापवर्त मैंने आपको क्या बताया, दी गई 2 या 2 से अधिक संख्या, ये 2 कम से कम मैंने 2 संख्या ले ली है, या 2 से आपकी ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणज इसके मैंने ये लिख लिए, 4 के गुणज आपके ये है, 4, 8, 12, 16, 20 और 5 के क्या है, 5, 10, 15, 20 और 25। तो क्या करा है, गुणजों में उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो संख्या आई है, देखो 4 इसमें नहीं आई है, 8 इसमें नहीं आई है, 12 इसमें नहीं आई है, 16 इसमें नहीं आई है। तो सबसे पहली कॉमन गुणज क्या है इसकी, 20 जो संख्या है वो दोनों में आई है। तो देखो 20 हो सकती है। और इससे आगे अब अगर आप फैक्टर करते जाएंगे तो यहाँ आपका बीच में एक 40 आएगा, और ऐसे 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 आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 60 भी आ जाएगा। ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे गुणजों को, तो यहाँ पे 40 आएगा, और इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ इसका 60 आ जाएगा। तो जो समापवर्त क्या होते हैं, 20 होंगे, 20 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, और 80 भी हो सकते हैं, ऐसे 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 करते जाते हैं। तो ये जो संख्याएं 20, 40, 80 और 100, ये संख्या जो होंगी वो दोनों में आएंगी, 4 के गुणज में भी आएंगी और 5 के गुणज में आएंगी। तो मैंने आपको समझाया अपवर्त क्या होते हैं और समापवर्त क्या होते हैं। अपवर्त और समापवर्तक दोनों समझ में आ जाएंगे तो आपको एलसीएम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये मैंने समापवर्तक जो निकाले हैं 20, 40, 60, 80, तो इन्हीं में क्या होता है, ये तो बहुत सारे होंगे। तो इन अपवर्तों में सबसे छोटा अपवर्त कौन सा है, सबसे छोटा समापवर्तक कौन सा है, सबसे छोटा समापवर्तक आपका 20 है। तो जो सबसे छोटा समापवर्त होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम की आपकी डेफिनेशन क्या होगी, तो एलसीएम की डेफिनेशन होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या वह क्या कहलाती है, आपकी एलसीएम कहलाती है। या आप कह सकते हैं अपवर्त्यों में जो सबसे छोटा होता है उसे ही एलसीएम कहते हैं। यहाँ नोट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। समापवर्त्यों में जो
सबसे छोटा होता है समावर्तों में जो सबसे छोटा होता है उसे ही एलसीएम कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं 4 व 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो 20 होगा। तो एलसीएम की मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। तो देखो एलसीएम के बारे में आप जानेंगे तो एलसीएम का जो पूरा नाम होगा वो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। तो लासा की डेफिनेशन वो है छोटी से छोटी संख्या, वो है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो। वो है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाज्य हो। कम से कम आपकी 2 संख्या होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 है, 5 है, तो उन सभी संख्याओं से भाग जाना चाहिए और वो छोटी से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालें तो 5, 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। तो देखो 5 का इसमें भाग जा रहा है, 5 का इसमें भाग जाएगा, 10 का इसमें भाग जाएगा और 15 का इसमें भाग जाएगा। तो ये छोटी से छोटी यही है। इससे बड़ी आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, 60 भी होगी, 90 भी होगी, 120 भी होगी और बहुत सारी हो सकती हैं, कोई सीमा नहीं है। तो इन सब में सबसे छोटी कौन सी है? इन सब में सबसे छोटी आपकी 30 है। तो डेफिनेशन क्या है? लासा क्या होता है, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई कौन कौन संख्या? 5, 10 और 15 जो दी गई सभी छोटी संख्याओं से भाज्य हो। इन सब का इसमें भाग जा रहा हूँ, देखो भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, भाग जा रहा है। भाग आपका 60 में भी जाएगा, 3 होगा, 90 में जाएगा, 120 में जाएगा। लेकिन इन सब में सबसे छोटी कौन सी होगी? इन सब में सबसे छोटी आपकी 30 रही होगी। तो इसलिए एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। जैसे 12 है, 15 है का एलसीएम 60 आएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। देखो 12 का इसमें भाग जा रहा है और 15 का भी इसमें भाग जा रहा है। तो 12 और 15 का आपका एलसीएम 60 हो गया। तो 60 हो सकता है, 60 है, 120 में भी भाग जाएगा, 180 में भी भाग जाएगा, बहुत सारी संख्या होगी। लेकिन इन सब संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या आपकी 60 रही होगी। तो एलसीएम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? लासा वो है छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई दोनों या जो 2 से ज्यादा हो उन सभी संख्याओं से भाज्य हो। अब देखो इनका मैंने लासा निकाला, इनका तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, 30 आ गया, 60 आ गया। लेकिन वास्तव में लासा आप निकालते कैसे हैं? तो लासा निकालने के आपके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा क्रम बाय क्रम। देखो लासा कैसे निकालेंगे? लासा निकालने का सबसे पहला वाला जो तरीका होता है अपवर्त्यों द्वारा लासा निकालना। और अपवर्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। अपवर्त होते हैं आपके मल्टीपल होते हैं। तो जैसे 10, 12 और 15 का आप एलसीएम लेंगे, किसके द्वारा निकालेंगे? अपवर्तों द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 10 के अपवर्त लिखेंगे आप यहाँ। तो 10 के अपवर्त क्या होंगे? तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40, 50, 60, तो ये इसके अपवर्त होंगे। 12 के अपवर्त क्या होंगे आपके? 12 होगा, 12 दूना 24, 12 दिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्का 72, तो ये 12 के अपवर्त हो गए। 15 के अपवर्त क्या होंगे? 15 एकन 15, 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, 15 चौक 60, 15 पन्ना 75, ये 15 के अपवर्त हो गए। तो एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम क्या होता है?
10, 12 और 15 के जो अपवर्त निकल जाते हैं, उन सब में सबसे छोटा, इन सब में सबसे छोटा समावर्त, सबसे छोटा समावर्त क्या आया है, जो तीनों में कॉमन आया हो। तो तीनों में जो कॉमन आया है आपका 60 आया, 60 इसमें आया, 60 इसमें आया और 60 इसमें आया। तो सबसे छोटा जो समावर्त होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो ये अपवर्त द्वारा आप एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। ये आपको तरीका जो बताया जाता है, जो छोटी क्लासों में बताया जाता है, लेकिन कंपटीशन में आप जब एलसीएम निकालते हैं तो उनको निकालने का आपका दूसरा तरीका होता है। एलसीएम निकालने का आपका दूसरा तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम। तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, तो जैसे आप ऐसे करके इन संख्याओं को आप लिख लेंगे, 10 है, 12 है और 15 है। तो इनमें आपको अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं। तो आपको अभाज्य संख्या मैंने आपको पहले से ही बता दी है। तो अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाता है उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है आपकी 2 होती है। तो सबसे पहले आप 2 से भाग लगा के देखेंगे इनमें, तो 2 से भाग इसमें जा रहा है 5, 10 में जा रहा है, 2 का भाग 12 में आ रहा है 6 बार, 2 का भाग इसमें नहीं आ रहा है, ये ऐसे कैसी आ जाएगी। फिर आगे फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से भाग इसमें नहीं जा रहा है, ये ऐसी आ जाएगी, इसका इसमें जा रहा है। अब 2 से इन तीनों संख्याओं में किसी में नहीं जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, तो अब 3 से लगाएंगे, अब 3 से किसी में नहीं जा रहा है, 5 से लगाएंगे, तो 5 1 5। तो एलसीएम क्या होता है, जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 4, तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप एलसीएम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में जब आपका एलसीएम आ जाए और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो आप ऐसे करके निकालेंगे तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा। तो टाइम ज़्यादा खर्च होगा तो एलसीएम निकालने का मैं कुछ आपको अलग तरीका बता रहा हूँ जिससे आप सीखने का प्रयास करें। सीख जाएंगे तो आप समय की बचत कर सकते हैं। तो जैसे एलसीएम देखो क्या है, कभी कभी छोटी संख्या दी होती है और एलसीएम बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सीखने का आप प्रयास करें। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इन संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे तो इसको एक तरीका मैंने आपको बताया था, अपवर्तन द्वारा करेंगे, और दूसरा आप कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसके द्वारा करेंगे, आप तब निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है कि देखो जब एलसीएम आप निकालते हैं कंपटीशन में तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं छोटी संख्या लेंगे। छोटी संख्या का अगर किसी बड़ी संख्या में भाग जा रहा होता है तो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये छोटी संख्या तो इसमें होगी, 4 में भी होगी, 6 में भी होगी, क्योंकि इसके 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2, 6 के क्या होते हैं 2 गुणा 3, 8 के क्या होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 10 के होते हैं 2 गुणा 5। तो इसलिए जो संख्या दो संख्या होगी वो बड़ी संख्या में होगी, तो इसलिए आपकी 2 हट गई, 2 को हटा दें, कोई जरूरत नहीं है इसमें फिलहाल। तो अब उससे आगे छोटी संख्या कौन सी रहेगी, 4। अब 4 का किसी दूसरी संख्या में भाग जा रहा है, 4 का इसमें 6 में तो जाएगा नहीं, 8 में जाएगा, तो ये आपका ये भी हट गया। तो आपको ये 3 संख्या बची हैं। अगर इन 3 संख्याओं का मासा निकालेंगे तो इन 5 संख्याओं का 3 संख्याओं का लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इन 5 संख्याओं का एलसीएम आपका आ जाएगा। तो जैसे 6, 8, 10, तो इसे 2 से भाग लाएंगे। अब देखो ये नीचे जो संख्या आई है आपकी, ये सारी की सारी किसी संख्या का एक 2 संख्या में किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा होगा, तो अंत में क्या करना पड़ेगा, इनका गुणा ही करना पड़ेगा। तो इन सभी संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देंगे तो एलसीएम बड़े आसानी से आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, जब एलसीएम में जब गुणा करते हैं तो गुणा ऐसी संख्या को किया करें जिससे क्या है कि 0 बन जाए कोई। तो 3 दूनी 6 हो गए और 4 पन्ना 20 हो गए, और 6 दूनी 12 हो गए, और पीछे से 0 आ जाएगी। तो कह सकते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 जो इसका एलसीएम होगा वो आपका 120 होगा। एक और संख्या देखिए आप, इनका आप एलसीएम लें।
अब देखो 12 का किसी संख्या में भाग जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, लेकिन 15 का भाग किसमें जा रहा है, 30 में, तो ये 15 हट जाएगी इसमें से। तो केवल के कौन सी बची, 12 बची, 18 बची और 45। अब देखो इस संख्या में आप ऐसी संख्या से भाग लगा लें जिससे क्या है कि ये जल्दी से जल्दी छोटी छोटी संख्या में टूट जाए, ठीक है। तो इस संख्या में आप 3 से भाग लगाएं, जरूरी नहीं है अगर पहले 2 से ही लगाएं 3 से लगाएं, आपको जो इच्छा है उससे लगे। तो आप ऐसी संख्या का पहले भाग लगाने का प्रयास किया करें जिससे सभी संख्याओं में आपका भाग जा रहा हो। तो देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 चौक 12, 3 छक्का 18, 3 दाढ़े 30 और 3 से 15। अब देखो इसमें 3 से इसमें 2 से जा रहा है, इसमें 2 से जा रहा है, इसमें 2 से जा रहा है, 2 से लगा के देखें। अब देखो 3 का भाग 15 में आ रहा है, ये हट जाएगी, इसका भाग इसमें आ रहा है, ये हट जाएगी। तो बच रही कौन सी संख्या है, ये बच रही है, ये बच रही है और आपकी ये बच रही है। तो 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 15, तो कितना हो गया, 15 दूना 30 और 3 दूनी 6। तो 12, 15 और 18 और 30 और 45, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा। और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या है और इसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं। देखो 4 का भाग इसमें आ रहा है, ये हट जाएगी, 5 का भाग इसमें आ रहा है, ये हट जाएगी, 6 का भाग इसमें आ रहा है, ये हट जाएगी। अब बाकी की बची संख्या कितनी है, 12, 15, 20 और 25। 12, 15, 20 और 25। तो इन सब संख्या में देखो पहले 5 से भाग लगाने का प्रयास करें। तो 12 आप ऐसे ही लिख लें, तो 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25। तो 3 का भाग इसमें आ रहा है, 3 हट जाएगी। 4 का भाग इसमें आ रहा है, ये हट जाएगी। तो बच रही कौन सी संख्या है आपकी, 3 बच रही है। तो 5 गुणा 5 गुणा 12, तो यही आपका एलसीएम आएगा। 5 12 पंजे 60, तो इसका 300 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बहुत ही सरल तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हैं कि जो छोटी संख्या होती हैं अगर किसी बड़ी संख्या में भाग जा रहा होगा तो उन संख्याओं को आप हटा सकते हैं और बड़े आसानी से आप एलसीएम सीख सकते हैं। देखिए 2 एग्जाम्पल और देखिए, तो इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, छोटी संख्याओं को देखते हैं। अगर किसी छोटी संख्या का अगर किसी बड़ी संख्या में भाग जा रहा है तो वो हट जाएगी। तो 10 का भाग इसमें भी जा रहा है और 10 का भाग इसमें भी जा रहा है, 10 हट गई। 20 का भाग आगे किसी में जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब 25 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, और 25 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो ये 25 हट जाएगी। तो कौन सी संख्या बची आपकी, ये 20, 50 और 75 बची। और इन संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने का प्रयास किया करें। तो 5 से भाग लगाएं, 5 चौक 20, 5 दाढ़े 50 और 5 से ये वैल्यू 15 बार। अब इन संख्या में आप 2 से लगा सकते हैं, 2, 5 और 15। अब देखो 5 का भाग इसमें जा रहा है तो ये हट जाएगी, बीच में भी आप हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 गुणे 2, 2 गुणे 15, तो 5 दूनी 10, तो ये आपका 300 आपका एलसीएम आ जाएगा। इसे देखिए, इसमें आपको एलसीएम निकालना है। 6 का भाग इसमें आ रहा है, 8 का भाग इसमें आ रहा है, 12 का भाग इसमें आ रहा है। बच रही है आपकी कौन सी संख्या, 2 बच रही है। और इन दोनों संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है, 8 है कम 8, 8 गुना 16 और 8 दिया 24। तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, 8 गुणे 2 गुणा 3, तो 8 गुणे 16 और 16 दिया 48, तो 48 संख्या आपकी एलसीएम हो जाएगी। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या आई है, इन सभी संख्याओं से इनका भाग जा रहा है। और मैंने आपको
क्लास वाला जो तरीका होता है उससे भी बता दिया, और जो कंपटीशन में आप जितना जल्दी आप निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से। बंद मत करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब परिचय में आप दूसरा टॉपिक है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक मासा के बारे में आप जानेंगे। जो लासा होता है और मासा होता है वो लगभग एक जैसे ही से होते हैं, लेकिन में थोड़ा सा बारीक सा अंतर होता है, इसे आप समझने का प्रयास करें। तो देखो इसमें कह रहा है महत्तम, महत्तम मतलब बड़े से बड़ा समापवर्तक फैक्टर। तो इसमें आपके दो टॉपिक आएंगे आपके, तो इन दो टॉपिकों को आप पहले सीखिए। तो पहला टॉपिक है आपका अपवर्तक। अपवर्तक को कैसे कहते हैं? फैक्टर। या डिवाइजर। हिंदी में आप बोलते हैं अपवर्तक और इंग्लिश में आप पढ़े होंगे फैक्टर। फैक्टर कर लीजिए आप इसके, ठीक है। डिवाइजर, तो फैक्टर और डिवाइजर क्या होते हैं? वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या में उन सभी संख्याओं का भाग जा रहा होता है, तो वो डिवाइजर कहलाती हैं या फैक्टर कहलाती हैं। डेफिनेशन क्या होती है? तो अपवर्त का दूसरा नाम आप गुणनखंड लिख लें आप। किसी संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनसे वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो। क्या होता है? किसी दी हुई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जिनसे वह संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 10 संख्या है, आप 10 संख्या ले लो आप। 10 संख्या में कौन कौन सी संख्याओं से भाग जा रहा है? तो 10 संख्या में आपका 1 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 5 से जा रहा है और 10 से जाएगा। तो ये जो चार जो संख्याएं हैं वो इनके क्या होंगे? वो अपवर्तक होंगे, ठीक है। जैसे 12 संख्या आप लिखिए, 1 का भाग जाता है इसमें, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12 का भाग जाता है। तो ये इधर वाली जो संख्या आती हैं, वो इधर वाली जो संख्या आई है वो आपकी अपवर्तक है। इन्हें आप गुणनखंड, तो ये आपकी अपवर्त होती है। तो अपवर्त की डेफिनेशन क्या होती है? किसी दी गई संख्या का या दी गई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं, ये वाली संख्याएं जिनसे वह संख्या पूर्णतः विभक्त हो। देखो इसका इसमें भाग जा रहा है, इसका इसमें भाग जा रहा है, इसका इसमें भाग जा रहा है और इसका इसमें भाग जा रहा है। मैंने ये 10 के अपवर्तक निकाले, 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है। 12 के आपके 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 12 है। तो ऐसे ही आप अनेकों संख्या के आप अपवर्तक निकाल सकते हैं। अब आगे इसका दूसरा टॉपिक है समापवर्तक। समापवर्तक के बारे में आप सीखेंगे। तो दूसरा आपका टॉपिक है समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? कॉमन तो आप जानते हैं, कॉमन वो संख्या होती है दोनों में वेनिस्ट हो या दोनों में आई हो। तो वे अपवर्तक जो दी गई सभी संख्याओं के अपवर्तकों में शामिल हों तो वो क्या कहलाते हैं? आपके समापवर्तक कहलाते हैं। तो समझने का आप प्रयास करिए। जैसे आपका देखो ये 12 है, 12 के अपवर्तक क्या है आपके? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और ये आपका 12 है। और 15 के अपवर्तक 1 है, 3 है, 15 और 5 और 15 होंगे। तो समापवर्तक कौन सी संख्या आएंगी? समापवर्तक वे संख्या होंगी, वे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तकों में शामिल है। ये अपवर्तक आपके ये हैं और इन दोनों में कौन से शामिल हैं? तो दोनों में आपका 1 शामिल है, तो ये आपका समापवर्तक कहलाता है। 3 इसमें शामिल है, 3 इसमें शामिल है, तो ये भी आपका समापवर्तक कहलाएगा। तो इसमें केवल 12 और 15 में समान अपवर्तक जो आए हैं वो आपके 1 और 3 आए हैं। एक और देखिए, जैसे आपका 10 दिया है तो 10 में आपकी कौन कौन सी संख्याओं को भाग जाते हैं?
1 का भाग जाता है और 5 का जाता है और 10 का जाता है। अब ये 25 संख्या है तो 25 में आपका 1 का भाग जाता है और 5 का जाता है और 25 का जाता है। तो इसमें समापवर्तक क्या आएंगे? तो समापवर्तक कौन से होंगे इसमें? 1 दोनों में आया है तो ये हो गया आपका, 5 दोनों में आया तो 5 हो गया। तो 10 और 25 के समापवर्तक होंगे आपके 1 और 5। तो समापवर्तक आप सीख जाएंगे तो आप HCF की डेफिनेशन बड़े अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे। तो HCF की डेफिनेशन सीखेंगे अब आगे। इसमें देखो मासा की डेफिनेशन क्या होगी? मासा वो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करते हैं। तो मैंने अभी आपको अपवर्तक निकालना सिखाया और अपवर्तक के बाद मैंने आपको समापवर्तक निकालना सिखाया और समापवर्तक भी कई आ रहे थे। तो समापवर्तकों में जो सबसे बड़ी संख्या आती है, जो सबसे बड़ी संख्या आती है वही आपकी HCF होती है, मासा होती है। तो जैसे 15 हुआ 18 दिया है, इसका मासा निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके सबसे पहले अपवर्तक निकालेंगे। 15 के अपवर्तक होते हैं आपके 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। 18 के अपवर्तक होंगे आपके 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 18 होगा। समावर्तक कौन से हैं इसमें? 1 और 3। और HCF जो आएगा इन समावर्तकों में सबसे बड़ा जो कौन सा है? इन समावर्तकों में सबसे बड़ा समावर्तक आपका 3 आया है तो वो आपका HCF होगा। HCF में एक और देखिए 20, 25 और 30 का आपको मासा निकालना है। तो 20 के अपवर्तक होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20 और 25 के होंगे 1, 5 और 25, 30 के होंगे 1, 2, 3, 5, 6 और 15। इन सब में समावर्तक कौन से आएंगे? 1 सब में कॉमन आ रहा है और 5 सब में कॉमन आ रहा है तो ये समावर्तक हो गए। तो HCF वो होता है जो समावर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है वो आपका HCF कहलाता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो मासा निकालने की विधियां, तो मासा निकालने की विधियां आपकी मुख्यतः 2 प्रयोग में लाई जाती हैं। एक होती है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा, और दूसरी विधि होती है आपकी भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा कैसे निकालते हैं आप? जैसे 20 है और 35 है, इनका आपको मासा निकालना है। तो 20 के आप अभाज्य फैक्टर करेंगे आप 2, 10, 2, 5, 5 एकम 5। 35 के करेंगे आप 5, 7, फिर 7 का इसमें भाग लाएंगे 7 एकम 7। तो 20 के कितने फैक्टर आए आपके? 2 गुणा 2 गुणा 5 और 35 के कितने आए? 5 गुणा 7। तो जो मासा होता है, मासा वह संख्या होती है दोनों में आ रही होती है। तो देखो 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो 5 इसका आपका HCF होगा। अब देखो इसी को अगर हम भाग विधि से करें, भाग विधि से करें इससे 20 और 35 को भाग विधि द्वारा, तो भाग विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, किसी छोटी संख्या का हम बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। तो देखो 20 का भाग लगाएंगे 35 में, 20 एकम 20, और रिमाइंडर कितना बचा? 15। तो 15 का भाग द्वारा से इस पीछे वाली संख्या को लगाएंगे जिससे हम भाग लगा रहे थे। तो 20 का फिर इसमें भाग लगाएंगे 15 एकम 15। ऐसी प्रक्रिया तब तक चलती रहती है तो ये खत्म नहीं होगा। तो यहाँ 5 आएगा, 5 दिया 15। तो मासा कितना आएगा? जो सबसे लास्ट में आ रहा होगा जिससे कंप्लीट भाग जा रहा है वही आपका मासा होगा।
तो ये होते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड द्वारा मासा और ये होते हैं आपके भागविधि द्वारा मासा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ के इसमें बारे में बताया, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया। जो छोटे से छोटे जो बात होती है मैंने आपको बताए कैसे कैसे इनको निकाला जाता है। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को और जो आपके जान पहचान वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको शेयर करें, ठीक है। और जिसमें जो भी कुछ टॉपिक होंगे जो आपके कंपटीशन में ज़्यादातर आते हैं, उन सभी टॉपिकों को मैं धीरे धीरे करके पार्ट वाइज मैं आपको बताता जाऊँगा। कैसी रही मेरी आपकी क्लास? धन्यवाद।